2 साल का डिप्लोमा है जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज के अंडर में आता है और ये सारे के सारे कोर्स वो थे जिनको करके आप एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। नीट 2025 की तैयारी करनी है तो सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि कमियां कहां रही। आप बीएससी बायोटेक कर सकते हैं और फिर एमएससी बायोटेक करके रिसर्च वगैरह के फील्ड में जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि टेस्ट तो आपने दिए, क्या टेस्ट देने के बाद आपने घर जाके टेस्ट एनालिसिस किया था? कौन कौन से उस चैप्टर के पोर्शन है जो हमारे बहुत वीक है, उन्हें दोबारा से शुरुआत से पढ़ने की जरूरत है। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय पीडब्ल्यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। बच्चे, जैसा कि पता है कि अभी हाल ही में अपना नीट 2024 का एग्जाम हो चुका है और उस एग्जाम में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, उनका बहुत गजब का स्कोर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे बच्चे भी रहे होंगे जिनका पेपर उतना अच्छा नहीं हुआ, जो अपना शायद 100% नहीं दे पाए या किसी और वजह से वो उतना नहीं कर पाए जितना वो घर से सोच के गए थे। तो अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा सवाल हर बच्चे के, हर पेरेंट्स के दिमाग में है कि सर, नीट 2024 का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, अब हम क्या करें? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं कहूं कि वर्तमान में इससे जरूरी सवाल किसी के भी दिमाग में नहीं है। ये इतना महत्वपूर्ण पॉइंट है। चले तो मैं आज इसी के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। मेरा पॉइंट ही ये रहेगा कि नीट 2024 अच्छा नहीं हुआ तो अब आगे क्या। दोस्तों, नीट 2024 अच्छा नहीं हुआ इसका मतलब यह नहीं कि आप जिंदगी की जंग हार गए हैं, आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। अरे, अगर आपने अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है तो पक्का आप किसी ना किसी मंजिल पे पक्का पहुंचेंगे। और मेहनत करनी आपको आती है तो जिस भी जगह जाओगे, जिस भी मुकाम पे पहुंचोगे, वहां तुम राज ही करोगे, बशर्ते कि तुमने ईमानदारी से मेहनत की है। क्योंकि किसी ने बड़ी प्यारी सी बात कही है कि मंजिल मिल ही जाएगी, भटकते ही सही। गुमराह तो वो है जो घर से निकला ही नहीं, और तुम घर से निकल चुके हो, मंजिल की खोज में निकल चुके हो, तो मंजिल तो मिलना तय है, कंफर्म है। लेकिन अगर नीट वाली मंजिल नहीं मिली तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे जाके ऐसा नहीं हुआ कि दुनिया की सारी मंजिल खत्म हो गई है। आपके पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं जहां पे आप बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज खूब सारी है। आपने जो मेहनत की थी उसको सही से यूज करके और बहुत अच्छा परिणाम ला सकते हैं। अब सवाल सबसे था कि सर, ये बात ठीक है, लेकिन बताओ ना कि हमने बायोलॉजी ऑप्ट किया था, हम बायोलॉजी वाले बच्चे अगर नीट के एग्जाम में कहीं ना कहीं फेल हो गए, वहां कुछ अच्छा नहीं कर पाए, तो हमारे पास और कौन से ऑप्शंस है, किन किन एरियाज में जाके हम काम कर सकते हैं और अपने सपने साकार कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो बेटा, खूब सारे एरियाज हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। हमसे पूछा जाए कि बताओ, नीट 2024 तो सर बहुत अच्छा नहीं हुआ, और अगर हम कुछ और एरियाज एक्सप्लोर करें तो हम बायोलॉजी वाले बच्चों के पास कौन कौन से ऑप्शन हैं? बच्चे, हम बायोलॉजी वाले बच्चे जब भी बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस कई सारे हैं, जिनमें सबसे पहला ऑप्शन जो हमने यहां पे बात किया है आपके सामने, वो बात किया है किसके बारे में? बीएससी के बारे में। ये एक जनरल बीएससी है, ये जनरल बीएससी है और ये पूरा का पूरा जो कोर्स है ये अपने पास 3 इयर्स का, एक 3 इयर्स की एक बैचलर डिग्री है। कितने साल का है? 3 इयर्स का है। नॉर्मल बीएससी कर लो या बीएससी ऑनर्स कर लो। बीएससी कर लिया, उसके बाद एमएससी कर लिया, यस, आपके पास खूब सारे ऑप्शंस हैं। चले, ये एक जनरल चीज है जो हर बच्चा जानता है, परिवार का सदस्य भी जानता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे फील्ड है जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा या कम पता होगा, मैं उनके बारे में भी बात करता हूं। इसके अलावा अपने पास और भी बेहतरीन ऑप्शन है कि इसके अलावा आप
बीएससी बायोटेक कर सकते हैं। जी हां, ये जो थी ये अपने पास जनरल बीएससी थी, एक होती है बीएससी बायोटेक। आपको बता दूं ये बीएससी बायोटेक है, ये भी 3 इयर्स का प्रोग्राम है। जी हां, कितने साल का? 3 इयर्स का प्रोग्राम है। और इस 3 इयर्स के प्रोग्राम में भी आपको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। किसकी डिग्री मिलती है? ग्रेजुएशन की। आप बीएससी बायोटेक कर सकते हैं और फिर एमएससी बायोटेक करके रिसर्च वगैरह के फील्ड में जा सकते हैं। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट है वो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बीटेक भी कर सकते हैं। अब दिमाग में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि बीटेक केवल मैथमेटिक्स वाले करते हैं। गलत बात, हम बायोलॉजी वाले बच्चे भी बीटेक कर सकते हैं। बीटेक जो था वो बीटेक किस में कर सकते हैं? बीटेक बायोटेक में कर सकते हैं। ये बीएससी बायोटेक कितने साल का प्रोग्राम था? 3 इयर्स का प्रोग्राम था। ये बीटेक बायोटेक से कर सकते हैं, बीटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स से कर सकते हैं। और आपको बता दूं ये बीटेक है, ये एक इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है जो कि पूरे के पूरे 4 इयर्स का प्रोग्राम है। कितने इयर्स का प्रोग्राम है? पूरे के पूरे 4 साल का प्रोग्राम है। कौन सा? बीटेक बायोटेक, बीटेक बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोर्सेज है। यहां पे आपके पास रिसर्च के फील्ड में जाने के भी ऑप्शन है। साथ ही साथ इन कोर्सेज के द्वारा बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईटी कंपनीज में काम कर रहे हैं। कुछ ऐसी कंपनीज के ब्रिज के रूप में काम कर रहे हैं जिनका प्रोजेक्ट है वो बायोटेक कंपनी के साथ मिलके है, वहां पे भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। चले और क्या कर सकते हैं? और आप चाहो तो आप बी फार्मा कर सकते हो। आपको बता दूं मेरे दोस्त, ये बी फार्मा जो है, ये बी फार्मा भी मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है। और ये भी अपने पास 4 इयर्स का प्रोग्राम है। कितने इयर्स का प्रोग्राम है? 4 इयर्स का प्रोग्राम है। आप चाहे तो बी फार्मा कर सकते हो। बी फार्मा के बाद आराम से एम फार्मा कीजिए, ठीक है। इसके अलावा भी ऑप्शंस है। इसके अलावा आप चाहो तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। दोस्त बीएससी नर्सिंग जो है, आपको बता दूं ये भी 4 इयर्स का प्रोग्राम है। और यहां पे भी बाकायदा ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी और आप अच्छे अच्छे हॉस्पिटल वगैरह में अच्छे से नौकरी कर सकते हैं और मेडिकल फील्ड से जुड़े भी रह सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो बीपीटी, इस बीपीटी वाला जो प्रोग्राम है ये भी अपने पास 4 इयर्स वाला प्रोग्राम है। जी हां, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिक, बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिक, जो अपने पास आज के टाइम में बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। लोगों की मार्केट में वैल्यू भी बहुत बहुत ज्यादा है। जो हम कहते हैं ना वो एक्सरसाइज वगैरह करवाने वाले डॉक्टर, जी हां, वो बीपीटी वाले डॉक्टर वो बन सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपिक। ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, खूब ठीक स्कोप मार्केट में है और लोगों के सही रेस्पॉन्स इस कोर्स को मिल रहे हैं। अगर ये जो थी, ये तो मैंने बात की सारी ग्रेजुएशन की डिग्री। इसके अलावा अपने पास मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ही कुछ डिप्लोमाज है। जैसे मैं बात करके चलूं पैरामेडिकल कोर्सेज। बेटा इन पैरामेडिकल कोर्सेज में 12वीं क्लास के बाद एग्जैक्टली में ये अपने पास है 2 इयर्स का डिप्लोमा। ये अपने पास क्या है? 2 साल की डिप्लोमा है। ये पैरामेडिकल कोर्सेज क्या है? ये मेडिकल फील्ड से ही रिलेटेड है, एक तरह से हेल्पर की जगह है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, हां, तो ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का आपने 2 साल का डिप्लोमा कर लिया तो ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर की हेल्प करने में के लिए वो काम आएगा। डॉक्टर जो था वो ऑपरेशन से पहले जो पेशेंट था उसको एनेस्थेसिया वाला डिपार्टमेंट है, उसको बेहोश करता है या उसको सुन्न करता है, अनकॉन्शियस करता है, तो उसके लिए एनेस्थेसिया में आपने डिप्लोमा कर लिया। आपने माइक्रोबायोलॉजी वगैरह वाले पार्ट में था जहां पे हमने बोला कि बीमारी वगैरह की जांच करने वाला था, तो बीमारी वगैरह की जांच के लिए टेस्ट जो करते हैं लैब में, उन टेस्ट का डिप्लोमा कर लिया। आपने ईसीजी करने का डिप्लोमा कर लिया, आपने ईसीजी करने का डिप्लोमा कर लिया। आपने ऑप्थेल्मोलॉजी में डिप्लोमा कर लिया, जो आंखों का चेकअप करते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले, वो वाला डिप्लोमा कर लिया।
चले, आपने रेडियोलॉजी का डिप्लोमा कर लिया कि कहीं पे जाके आप एक्सरे वगैरह कर लो, सोनोग्राफी वगैरह कर लो, आपने उनका डिप्लोमा कर लिया। तो ये डिप्लोमा क्या है? ये 2 साल का डिप्लोमा है जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज के अंडर में आता है। और ये सारे के सारे कोर्स वो थे जिनको करके आप एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और भी अपने पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपसे जुड़े हुए हैं, मैंने उनके बारे में ये पूरी की पूरी बात कर दी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो दिमाग से ये चीज निकाल दो कि नीट 2024 अच्छा नहीं रहा तो हम खत्म हो गए, हमारा कैरियर खत्म हो गया। गलत बात। जहां पर एक रास्ता बंद होता है, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। अभी भी आपके पास बहुत सारे रास्ते खुले हैं, बहुत सारे नए एरियाज हैं जिनमें आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन सर यार नीट 2024 जो था ना, वो थोड़ा सा खराब हुआ। अब हमारी और हमारे घर वालों की दिली इच्छा यही है कि हमारा बेटा या बेटी डॉक्टर बने, बेटा या बेटी डॉक्टर बने। तो आप बताओ ना यार कि अंदर वही आग लगी हुई है कि यार नीट 2024 का एग्जाम बढ़िया नहीं हुआ, हम अपना 100% नहीं दे पाए, या पेपर टफ लगा हमें, या हमारी तबीयत खराब हो गई, कोई भी ऐसी वजह रही कि हम कहीं ना कहीं पीछे रह गए दौड़ में, लेकिन अंदर आग लगी हुई है कि किसी भी कीमत पे बनना तो डॉक्टर ही है। सर ये आग लगी हुई है तो इस आग को हमें बुझाना है, किसी भी कीमत पे हमें बनना तो डॉक्टर ही है। तो बनना डॉक्टर है और हम ये चाहते हैं कि हम नीट 2025 का एग्जाम दें और उसमें बहुत बेहतर करें। तो आप बताओ ना कि अगर हम दोबारा से नीट की तैयारी करना चाहें, नीट 2025 का एग्जाम देना चाहें, उसकी एक नई शुरुआत करना चाहें, तो वो शुरुआत कैसे करें? बेटा वो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले तुम्हें खुद से कसम खानी होगी, क्योंकि शुरुआत करने से जंग नहीं जीती जाती, उस जंग के दौरान पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से लड़ना पड़ता है। तकदीर के भरोसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि किसी ने बहुत अच्छी सी बात कही है कि खुद से हार जाऊं तो अलग बात है, तकदीर के आगे झुकने वाला मैं नहीं। अरे मुश्किलों से कह दे कि अपनी रफ्तार बढ़ा दे, अगर मैं शुरू हुआ तो फिर रुकने वाला नहीं, ये बात याद रखना। तो कहने का मतलब है कि अगर 2025 की नीट की तैयारी की शुरुआत आपने कर दी तो फिर पलट के नहीं देखना, जी तोड़ मेहनत करनी है और फिर किसी भी कीमत पे सिलेक्शन चाहिए। तो उसकी शुरुआत करें कैसे? पॉइंट तो यह है, तो बेटा ध्यान रखना, अगर आपने जर्नी शुरू कर दी तो फिर पीछे पलट के देखना तो कायरता हो जाएगी। तो सोच समझ के फैसला लेना, जब जर्नी शुरू करो तो क्या बात याद रखनी है, कौन कौन सी चीजों को बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है और कॉन्फिडेंट रहना है, मैं वो बात बता देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। तो मेरा बात है कि बनना तो डॉक्टर ही है, तो हम क्या करें? मतलब बनना डॉक्टर है तो 2025 का नीट देना है, तो उसके लिए क्या काम करें? सबसे पहला काम है आपको अपनी लास्ट ईयर की कमियां देखनी पड़ेगी। लास्ट ईयर का मतलब कि जब आप नीट 2024 की तैयारी कर रहे थे, नीट 2024 की जब आप तैयारी कर रहे थे, तो उस तैयारी के दौरान क्या क्या गलतियां हुई, क्या क्या कमियां आपने की, वो कमियां बिल्कुल पेन कॉपी लेके आपको लिखनी है। क्योंकि आप बनोगे तो डॉक्टर ना, और डॉक्टर जो होता है वो किसी भी पेशेंट का इलाज जब शुरू करता है, जब उसे उसकी बीमारी पता चल जाती है कि इसकी बीमारी क्या है, कौन सी स्टेज में है, कितना इन्फेक्शन फैल चुका है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट शुरू करता है, डोज डिसाइड करता है। तो अगर आपको भी नीट 2025 की तैयारी करनी है तो सबसे पहले यह पता करना पड़ेगा कि कमियां कहां रही, क्योंकि आपको उन कमियों को सुधारना है। क्योंकि अगर वैसी ही कमियां, वैसी ही गलतियां आप आने वाले साल में भी करोगे तो मेरे दोस्त परिणाम भी वही होगा जो पिछले साल था। अगर परिणाम बदलना है तो काम करने के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। अब क्या लिस्ट बनाएं? आप लिस्ट बनाओ कि भैया 2024 का जब नीट दिया तो मैंने लाइव लेक्चर्स जो थे वो कितने लिए थे।
सबसे पहली बात, लाइव लेक्चर्स या हमने जो क्लास का शेड्यूल बना के दिया था वो वेल शेड्यूल्ड क्लास थी कि नहीं। मान लीजिए हमने कहा कि तुम्हारी लाइव क्लास 9 बजे होगी, तो क्या आपने वो क्लास जो थी जूलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बॉटनी की, क्या वो 9 बजे ही ली थी? तो सबसे पहले तो ये लिस्ट बनाइए कि ये लाइव लेक्चर आपने पूरी ईमानदारी के साथ लिया था कि नहीं लिया था, जो समय था उस समय पे लिया था कि नहीं लिया था, या आपने पूरी लापरवाही बरती थी कि जाने दे लाइव तो मैं बाद में रिकॉर्डेड देख लूंगा। ऐसी तो कोई कहानी नहीं थी। सबसे पहले ये डेटा तैयार करना है। फिर दूसरा डेटा यह तैयार करना है कि क्लास के बाद जो डीपीपीज मिली, क्या वो डीपीपीज आपने पूरी की पूरी सॉल्व की थी ईमानदारी के साथ? डीपीपीज आपने पूरी की पूरी सॉल्व की थी ईमानदारी के साथ? ये डेटा तैयार करना है। तीसरी चीज ये देखना है कि क्या आपने 6 घंटे की सेल्फ स्टडी की थी। हां, क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद 6 घंटे की सेल्फ स्टडी तो करनी ही थी। क्या आपने ईमानदारी से इफेक्टिवली वो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी की थी? इस बात को फोकस करना। फिर याद रखना कि हम कह रहे हैं कि पिछले 5-6 साल से नीट के एग्जाम में एनसीईआरटी माता ही आती है, एनसीईआरटी माता से बाहर के सवाल नहीं आते। तो पूरी ईमानदारी के साथ देखना, क्या आपने एनसीईआरटी माता को सीरियस होके पढ़ा था? क्या उसे सीरियस लिया था? यह बात पक्का याद रखनी है। और क्या याद रखना है? फिर याद रखिए, जब चैप्टर पूरा हो गया तो क्या आपने चैप्टर के पीवाईक्यू या क्वेश्चन प्रैक्टिस, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस या मॉड्यूल की एक्सरसाइज जो थी, क्या वो ईमानदारी से सोल्व करी थी? पूरी की पूरी सोल्व करी थी? फिर आप ये देखिए, जो यहां पे टेस्ट होता था, आपने पीडब्ल्यू के कितने टेस्ट दिए? यहां पे जो टेस्ट होते थे, जो हर 15 दिन में होते थे, 20 दिन में होते थे, वो कितने टेस्ट दिए? ये डेटा आपको नोट करना है कि कितने टेस्ट दिए, उन टेस्ट में क्या क्या स्कोर रहा था, क्या आपको ये पता है? और सबसे महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, कि टेस्ट तो आपने दिए, क्या टेस्ट देने के बाद आपने घर जाके टेस्ट एनालिसिस किया था? घर पे बैठ के टेस्ट एनालिसिस किया था? आपने ये देखा था कि इस टेस्ट में मेरे कितने सवाल सही हुए, कितने सवाल गलत हुए, और अगर सवाल गलत हुए तो वो सवाल गलत क्यों हुए? मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, जल्दबाजी में क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, गलत ऑप्शन टिक हो गया, ओएमआर में गलत भरा गया, कि ये सवाल जो था इसमें मैंने तुक्का मारा था, ये मेरे कभी समझ में ही नहीं आया। तो वो डेटा तैयार हमें करना है। वो डेटा कहां से मिलेगा? टेस्ट एनालिसिस से। और ये टेस्ट एनालिसिस ही है जो हर टेस्ट के बाद हमें ये बताएगा कि जिस चैप्टर का हमने टेस्ट दिया है वो चैप्टर हमारा कितना प्रिपेयर है, हमने उसमें कितना सीखा, कौन कौन से उस चैप्टर के पोर्शन है जो हमारे बहुत वीक है, उन्हें दोबारा से शुरुआत से पढ़ने की जरूरत है, कौन कौन से ऐसे सब टॉपिक है जिनको एक बार दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है। वो सारा का सारा डेटा कहां से निकल के आएगा? इस टेस्ट एनालिसिस से निकल के आएगा। तो सबसे पहले इन सारी चीजों को आपको लिखना है और अपने हिसाब से बिल्कुल ईमानदारी के साथ फेयर होके, क्योंकि हम दुनिया में किसी भी इंसान से झूठ बोल सकते हैं लेकिन कभी भी अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। तो पूरी ईमानदारी से इस डेटा को लिखना है और इसमें अपने हिसाब से मार्किंग करनी है कि भैया लाइव क्लास ईमानदारी से कितनी ली, क्या सिंसियर होके ली कि नहीं ली, फिर डीपीपी सोल्व करी कि नहीं करी, 6 घंटे वेल शेड्यूल्ड होके पढ़ाई करी कि नहीं करी, एनसीईआरटी माता को सीरियस होके पढ़ा कि नहीं पढ़ा, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करी कि नहीं करी, कितने टेस्ट दिए थे, ईमानदारी से दिए थे कि फॉर्मेलिटी पूरी करी थी, टेस्ट देने के बाद टेस्ट एनालिसिस किया कि नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो इन सारे सवालों के आपको जवाब देने हैं। और जब आपको यह जवाब मिल जाएगा तो ऑब्वियसली आपका जवाब यही होगा कि सर इनमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां हमने ईमानदारी से काम नहीं किया, ईमानदारी से काम नहीं किया। तो मेरे दोस्त, जब इतने सारे टॉपिक्स में से बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी जहां हमने ईमानदारी से काम नहीं किया, तो सीधी सी बात है, जब हमने काम ईमानदारी से नहीं किया तो परिणाम वो तो नहीं आएगा जिसकी हमें उम्मीद है। परिणाम भी वैसा ही आएगा जिस हिसाब से आपने काम किया है। तो मैं यही कहूंगा कि नीट 2025 के लिए अगला कदम बढ़ाने से पहले खुद से ये कसम खा ले,
खुद से ये कसम खा ले कि नीट 2024 के दौरान जो जो कमियां करी थी, जो जो गलतियां करी थी, मेरा काम करने का जो तौर तरीका था, मुझे वो बदलना पड़ेगा। मैं किसी भी कीमत पे वो गलती नहीं करूंगा जो नीट 2024 की तैयारी के दौरान मैंने करी थी। क्योंकि अगर आपका काम करने का तरीका इस साल 2024 जैसा रहा तो याद रखना परिणाम भी 2024 जैसा ही रहेगा, परिणाम भी 2024 जैसा ही रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको अपने काम करने के तरीके में, आपकी प्लानिंग में कुछ ना कुछ बदलाव करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बेहतरीन करना पड़ेगा, ताकि आप अपनी 100% ऊर्जा का सही डायरेक्शन में उपयोग कर पाए। और जब सही डायरेक्शन में उपयोग कर पाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नीट 2025 को क्रैक करने से नहीं रोक पाएगी, नहीं रोक पाएगी। और फिर तुम एक ही बात कहोगे, फिर तुम एक ही बात कहोगे कि लग चुकी है तलब जीत की। अरे लग चुकी है तलब जीत की। खुद को मेहनत की आग में झोंक देंगे। मुश्किलें कहेगी कि रुक जा, जल जाएगा। और हौसला कहेगा अरे दोस्त तू आगे बढ़, जो होगा वो देख लेंगे, जो होगा वो देख लेंगे। तो इन कमियों को, अपनी को, सबको एनालिसिस करने के बाद, खुद से वादा करने के बाद कि भैया मैं ये गलती नहीं करूंगा, अगर इतनी हिम्मत आ जाए तो फिर मेरे दोस्त आगे बढ़ जाना, आगे बढ़ जाना। अगर इतना करने की ठान ली तो फिर हो जाना रेडी। किसके लिए? नीट 2025 के लिए, 25 के लिए बिल्कुल रेडी हो जाना। क्योंकि फिर तूने कसम खा ली है और तू अपना सपना साकार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा जो मैंने बोर्ड पे लिख दी है। हां, लेकिन याद रखे काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्योंकि किसी ने बड़ी अच्छी सी बात कही है कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे। तो अगर काम करने का तौर तरीका बदलोगे तो परिणाम भी 100% बदलेगा और तुम्हारा बड़ा बेहतरीन परिणाम आएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बिल्कुल पॉजिटिव होके ईमानदारी से अपनी कमियों का अध्ययन करना और फिर जब हौसला बढ़ जाए तो भाई साहब अपना कदम आगे बढ़ा देना। मिलेंगे हम इस नीट 2025 की तैयारी की आपकी जर्नी में और कंधे से कंधा मिला के मेहनत करेंगे और फिर आपके सपनों को साकार करने के लिए जुट जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सभी बच्चों को, उनके पेरेंट्स को थैंक यू।